भैया गुड इवनिंग। प्लीज उसको सेट कर दीजिए, ओबीएस को। लोकेश जी। ओबीएस वाली विंडो लगा दीजिए लोकेश जी। मुझे चीजें नहीं दिख रही हैं। क्या है? आवाज आ रही है मेरी सारे बच्चे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सॉरी बेटा, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, आधा घंटा स्टार्ट हुई है। ठीक है, रीज़न भी बता देता हूँ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत तेज मेरे को चक्कर आ रहे थे। अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन हाँ क्लास लेने लायक हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपकी क्लास थोड़ी आगे पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन लंबी चौड़ी 2 घंटे की क्लास आज नहीं होगी। आज आपके लिए थोड़ा सा ये अच्छा है कि रिलैक्सेशन आपको हो जाएगा। मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगा आज, और 1.5 घंटे की क्लास के बाद मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, दैट इज़ अ मेन रीज़न। बाकी तो जानता ही है, अगर कभी भी क्लास पोस्टपोन्ड होती है तो कोई रीज़न होगा, वैलिड रीज़न होगा, और क्लास कैंसिल तो हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्लास कैंसिल तो हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। हाँ ठीक है बाबू। ठीक है बाबू, चलो शुरू करें। ए? हाँ, और एक चीज और, ये बस हमारा 1.5 से 2 लेक्चर का है। हीट ट्रांसफर देख बच रहा है ना, रेडिएशन। इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। मुझे पता आप में से काफी सारे बच्चे उतावले हैं कि सर सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा। हीट ट्रांसफर जो है, जिसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, HEAT, हीट ट्रांसफर, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है कंडक्शन, ठीक है, एक है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन तेरे 2 लेक्चर का है, जिसको हमने 3 लेक्चर में कवर किया था दिवाली की छुट्टियों में। आपको पता होगा, उसमें एक लेक्चर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लपेट दिया था, याद करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर कर दिया था हमने। ठीक है, और ये भी जो है, ये भी तेरा 2 लेक्चर का ही है। ठीक है, ये भी तेरा 2 से 2.5 लेक्चर का है। लेकिन इसमें से क्या है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वो अभी आपके जेई मेंस के सिलेबस से हटा हुआ है, तो वो मैं आपको मतलब बाद में कराऊंगा। तो ये अभी आपका मात्र 2 लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं इसको भैया आज और कल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आज एंड कल, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, रेडिएशन। तो हमारा पूरा हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस हमने पकड़ा था, ठीक है, दिवाली के बाद से, कि फिर हमारा पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी जब बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, कोटा मॉडल में जाएंगे तो पहले इलास्टिसिटी कराते हैं, फिर थर्मल एक्सपेंशन कराते हैं, ठीक है, फिर कैलोरीमेट्री कराते हैं। मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड्स। ठीक है, फिर कंडक्शन कराते हैं, रेडिएशन, रेडिएशन। इन चैप्टर की एक शीट दी जाती है, ये सारे एक साथ कराए जाते हैं। तो ये हमारा ना पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं भी मेंटली फ्री, तुम भी मेंटली फ्री, मैं भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बच रहा है 2 लेक्चर का। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर अपन वापस चलेंगे अपने उस पे, किस पे, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पे। ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड दे बेटा, रिकॉर्डेड नहीं यार, रिकॉर्डेड नहीं, अभी खत्म कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब लाइव स्टार्ट हो ही गई है, तो अब मैं उसका रिकॉर्डेड, समझ रहा है, मैं लिंक बनाऊंगा, फिर लिंक अपलोड करूंगा, फिर तुम तक पहुंचेगा, फिर वो सिक्योर में अपलोड होने में 1 घंटा ले लेता है। उतनी देर में हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तू फू फू कर रहा है? ओके, थोड़ा अच्छे से फू कर दे, तेरी फू बहुत जो है अच्छी होती है। जरा अच्छे से फू कर दे बेटा, बढ़िया तरीके से, जल्दी से, अच्छे से फू कर दे, फू। हाँ, जल्दी से, अच्छे से फू कर दे। नहीं नहीं, लाइव ही करेंगे, टेंशन ना ले, लाइव ही करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड बहुत एक्सट्रीम केस में होगा, बहुत एक्सट्रीम केस में। अच्छे से फू कर दे, फू कर दे, जल्दी। हाँ, क्या हुआ, फू बीच में रुक गए, सबके फू रुक गए?
फू वाले वर्ड को ब्लॉक तो नहीं कर दिया भाई? सबके ही फू रुक गए भाई। है? एक फू नहीं आया निकल के, ऐसा कैसे? फू वाला वर्ड ब्लॉक तो नहीं हो गया? एक दौर से पता चला सारे ब्लॉक हो गए हो। हाँ अब आया है, अब आया है भाई साहब, अब आया है। हम्म, अब आया है। और फू के साथ हार्ट का साइन भी बनाना होता है। चलो चलो शुरू करते हैं हम अगला पार्ट, जिसका नाम है मेरे भाई हीट ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान से सुनना। हीट ट्रांसफर बोले किसमें क्या पढ़ना है हमको? मैंने कहा देखो, हीट ट्रांसफर में हमने देखा था क्या, बोले भाई साहब ये सब मैं मिटा रहा हूं, कि पूरे हीट ट्रांसफर को हमने दो पार्ट में तोड़ा था, एक कंडक्शन एक रेडिएशन, एक और होता है कन्वेक्शन। ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उस पर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, मार्केट में सवाल भी नहीं है। ठीक है, और वो कहीं पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसको भी उठा लूंगा, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक, तो हमारे जो सिलेबस में इस पर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो तुम्हारा है, एक है कंडक्शन एक है रेडिएशन। तो पहले इस चैप्टर की फील ले। ठीक है, क्योंकि कल का चैप्टर कुछ और था, आज का चैप्टर कुछ अब नया चैप्टर हो गया है, तो इस चैप्टर की डिमांड कुछ और है। क्या है? बोले सर यहां पर हीट ट्रांसफर मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट फ्लो कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब ध्यान से समझ। ठीक है सर, हीट फ्लो कर रही है एक जगह दूसरी जगह। सर हमने कंडक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास सपोज एक रॉड है, मैं पुरानी चीज आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप फुल मोड में आ जाओ। हमारे पास एक रॉड है, इसका टेम्परेचर मैं 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दूं, और इसका टेम्परेचर सपोज मैं 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दूं। मैंने फिक्स कर दिया टेम्परेचर, बोले ठीक है सर जी ओके, इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया। ओके, अब जब टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो हमने देखा सर फिक्स करने का तरीका क्या होता था, इसको भट्टी में डाल दे ऐसे, और इसको फिक्स करने का टेम्परेचर इसका तरीका क्या होता था, इसको ऐसे भट्टी में डाल दे, दोनों को भट्टी में डाल दे, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के भट्टी में डाल दे, इसको बर्फ में डाल दे। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर 100 और यहाँ पर 0 टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर मेंटेन करेंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे भाई कि लगातार ऊष्मा का फ्लो होगा, लगातार ऊष्मा का फ्लो होगा ऐसे ऐसे। और जिस रेट से ऊष्मा फ्लो करती है dq बाई dt, वो हमने देखा था Ka डेल्टा T अपॉन L होता है, और इस पे हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। तो dq बाई dt क्या है मेरे भाई यहां पर? सर dq बाई dt है जिस रेट से ऊष्मा फ्लो कर रही है, जिस रेट से हीट फ्लो कर रही है। ऊष्मा का मतलब हीट, जिस रेट से हीट फ्लो कर रही है, इसलिए dq बाई dt को हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। मतलब अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि dq बाई dt की वैल्यू 1000 जूल है, ठीक ठीक है सर जी ओके, जूल पर सेकेंड है, तो इसका मतलब समझ जाओ, इसका मतलब समझ जाओ कि एक सेकेंड में मैंने कहा हाँ भाई साहब, एक सेकेंड में 1000 जूल फ्लो हीट कर रही है। अरे बात सर में एक सेकेंड में 1000 जूल हीट फ्लो कर रही है। ठीक, इसका मतलब ये एक सेकेंड में 1000 जूल हीट फ्लो कर रही है। ठीक ठीक है सर, 1000 थोड़ा जवान से बोलने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, तो उसको 100 कर देते हैं। तो अगर मैं इसको 100 लिख दूं, तो अगर dq बाई dt 100 जूल पर सेकेंड है, तो इसका मतलब एक सेकेंड में 100 जूल हीट फ्लो कर रही है। एक सेकंड में 100 जूल हीट, इसकी फील है, लगातार हीट जा रही है, लगातार हीट जा रही है। तो एक सेकंड में जो हीट जा रही है वो कितनी जा रही है सर? वो जा रही है 100 जूल। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे किसमें? कंडक्शन वाले चैप्टर में। हीट का फ्लो लगातार हो रहा था, और यहां पर जो हीट का फ्लो लगातार हो रहा था वो किसी मीडियम के माध्यम से हो रहा था। एक रॉड है या मीडियम है, इसके रॉड के थ्रू यहां पे हीट का फ्लो हो रहा था। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे कि हम लोगों ने भैया मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझानी कोशिश की थी। सपोज हम जो है मान के चलो भगोने में या फिर कुकर में कुछ इस प्रकार से कुछ बना रहे हैं, और रमचा लगा छोड़ दिया हमने वहीं पर, ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है जैसे रमचा देखते हैं तो हाथ जल जाता है एकदम। ठीक है, या फिर तू एक काम कर, एक लोहे की रॉड ले ले, सपोज ये लोहे की रॉड है, इस लोहे की रॉड को मैं एक कोना बर्नर पे रख दूं और एक ऐसे रखूं, तो थोड़ी देर के बाद ये गर्म हो जाता है। तो भाई साहब यहां से यहां लगातार हीट का फ्लो हुआ था। बोलो क्या ये चीज क्लियर होगी सारे बच्चों को? मेथड 2 बेटा, मेथड 2 लास्ट में बता दूंगा, क्लास के लास्ट में। अब चैप्टर उठ गया है ना, अब फ्लो उठ गया है ना, तो मेथड 2 क्लास के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, मेथड 2 क्लास के लास्ट में बता दूंगा। मैं समझ गया तू क्या कह रहा है, तो पिछली क्लास का मेथड 2 कह रहा है, पिछली क्लास का है ना शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन का मेथड 2 कह रहा है। ये मैं तेरे को आज की क्लास के लास्ट में बता दूंगा। अभी ये उठ गया है तो अब इस पे आ जाओ सारे बच्चे, स्विच मारो उस पे। ठीक है, मेथड 2 के लिए बस वहां पे 4 लाइन छोड़ दे। ठीक है, लास्ट
जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना वो थर्मल एक्सपेंशन, उसके 4 लाइन छोड़ दे, बस 4 लाइन में तेरा मेथड 2 आ जाएगा, 4-5 लाइन छोड़ दे, नए पेज पे हेडिंग डाल रेडिएशन। ठीक, तो ये हम कंडक्शन हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है रेडिएशन, जिसमें होती है हीट का फ्लो। तो आप सारे बच्चे हेडिंग डालें रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि भाई रेडिएशन होता क्या है, जो मैं अब तुम्हें समझाने वाला हूं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, वो सारे बच्चे जिन्होंने बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करी, वो सारे बच्चे जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करी थी दिवाली में, क्या आप ये चीज समझते हो कि जब हमने यहां पर हीट ट्रांसफर पढ़ा था तो पूरा का पूरा चैप्टर तेरा एक फॉर्मूले पे टिका हुआ था? पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ था। ठीक, बोलो हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल उसी प्रकार ये रेडिएशन भी पूरा का पूरा एक फॉर्मूले पे टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला मैं एकदम से नहीं दूंगा तुझे, अगर एकदम से दूंगा तो केवल उस पर फोकस हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा इधर उधर की बातें भी करनी पड़ेगी, उसके आजू बाजू की बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसलिए बड़े आराम से सुनो, आराम से मजे लो, बस सुनते रहो, धीरे 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 फील लेते रहो। जैसे मूवी होती है ना, ठीक है, तो आप मूवी देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मूवी का हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है सुनना, जरूरी नहीं है कि मूवी के हर एक कैरेक्टर को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो आराम से, फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो वही तुम्हारा यहां पे चलने वाला है। तो सबसे पहली बात आई, बोले सर रेडिएशन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे हीट ट्रांसफर कैसे होती है। मतलब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये कमरा है, ठीक है सर जी ये कमरा है, ठीक है भैया कमरा है। अब जैसे आजकल अब धीरे धीरे ठंड होना चालू हो गई, ठंड स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो मान ले कमरे का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। सारे बच्चे बिल्कुल एकदम फील के साथ जवाब देना, तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि हाँ भाई साहब की कुछ नई चीज जो है पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तू ही बता दे सब कुछ, ठीक है। मैं सवाल पूछूंगा क्या होता है ये आप मुझे बताना, मैं उसका रीजन बताऊंगा, ऐसे ही हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस मान के चल, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कमरे का टेम्परेचर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला तुझसे, मैंने कहा भैया चाय लीजिए, तो तुम भैया चाय मंगाई, या मैंने बोला कॉफी लाना भैया, तो भैया कॉफी मंगाई, ये मैंने सपोज चाय मंगा ली, ये ले, ठीक है। मैं बोलूं भाई साहब ये गरम गरम चाय है, तो जरा बताना गरम गरम चाय का टेम्परेचर कितना होगा। तुम कहोगे सर जी गरम गरम चाय है, तो सर यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो जाएगा, सर ये तो गरम गरम चाय है, मान के चलो ये चाय आपने रख दी यहाँ पर, ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हो सर इसमें जो है इसका टेम्परेचर हो जाएगा अच्छा खासा, मान के चलो इसका टेम्परेचर है, मान के चलो इसका टेम्परेचर है थोड़ी देर के लिए कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ठीक है गरम गरम चाय है 90 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब तुम मुझे बताओ, सीधी सी बात है, ठीक है, जैसे आपने चाय इस पर रखी, बोला चाय अंदर रखी कमरे के अंदर, कमरे के अंदर, ये रूम है, ये रूम है, ये हमारा रूम है, रूम है, ठीक है सर जी, तो क्या चाय ठंडी होना शुरू हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात है सर, चाय 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 तो ठंडी होगी सर। मैंने कहा मैं भी तो ये कह रहा हूं, क्या चाय ठंडी होना शुरू हो जाएगी। हाँ सर चाय तो ठंडी होगी, अभी 90 पर है, फिर 80 पे जाएगी, फिर 70 पे जाएगी। अगर मैं चाय का टेम्परेचर पूछूं तो आप बोलोगे अभी 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, और फिर 20 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10.5, फिर 10.4, बहुत देर के बाद फिर कभी ना कभी इसका टेम्परेचर जो होगा वो तेरा रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि चाय लगातार ठंडी होती जा रही है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं चाय की खुद की हीट, खुद की ऊष्मा, खुद की हीट लगातार कम होती जा रही है, चाय का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। चाय की जो खुद की हीट है, याद करो जब कैलोरीमेट्री मैंने पढ़ाया था, जो हीट होती है उसको हम लोग बोला करते थे MST। फिर जब हम लोगों ने हीट दिया डेल्टा क्यू बराबर यहीं से निकल के आता था MS डेल्टा टी। आई होप आपको याद होगा, ठीक। कैलोरीमेट्री हमने पढ़ा डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी, सर इतनी हीट दोगे तो इतना टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर सपोज इतनी हीट निकालोगे तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहां चाय का टेम्परेचर लगातार कम होता चला जा रहा है।
बोले हाँ सर जी, चाय का टेम्परेचर लगातार कम हो जा रहा है, इसका मतलब चाय से हीट ऊष्मा जा रही है छोड़ के, चाय से ऊष्मा छोड़ के जा रही है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल छोड़ के जा रही है। तो मुझे इतना बता दो, क्या यहां पर एक चीज आपको फील आ रही है कि यस सर, चाय की ऊष्मा कम हो रही है, मतलब चाय के लिए डेल्टा क्यू जा रही है, ऊष्मा जा रही है लगातार। हाँ सर। अब मेरा प्रश्न है, सर ये जा कहां रही है? चाय की ऊष्मा निकल रही है, ठीक, आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा कहीं ना कहीं, ये चाय है, इस प्रकार से बनाते हो, इस प्रकार से बनाते हैं, चाय की ऊष्मा निकल रही है ऐसे, इस प्रकार से नहीं बना होता है, ड्राइंग जो भी बनाते हैं, ठीक है, या बुक्स में आपने कहीं भी पढ़ा हो इस प्रकार से, ये ले भाई साहब हल्का हल्का सा बना दिया यहाँ पर, ठीक, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है चाय गर्म है। तो मेरा प्रश्न ये है यहां पर कि चाय की ऊष्मा कहां जा रही है? तुम कहोगे सराउंडिंग में जा रही है। मैंने कहा ठीक है, सराउंडिंग में जा रही है, मानता हूं, चल ठीक है सराउंडिंग में जा रही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि चाय जब सराउंडिंग में जा रही है तो वो किस मोड से जा रही है? क्या वो कंडक्शन के मोड से जा रही है? क्या तेरे को यहां पे कोई रॉड दिखाई दे रही है? क्या तेरे को यहां पे कोई रॉड दिखाई दे रही है? बोले सर रॉड तो दिखाई नहीं दे रही है। मतलब जैसे पहले रॉड थी, जैसे यहां पे रॉड थी मेरे भाई, यहां पर इस जगह पे रॉड थी, इस जगह पे यहां पे रॉड थी, इसका एक सिरा भट्टी के अंदर था, दूसरा सिरा बर्फ के अंदर था, क्या यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तेरे को? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हीट तो जा रही है, उसका कोई ना कोई मोड तो है। बोले हाँ सर जी, कोई ना कोई मोड तो है। इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको, ये कंडक्शन तो नहीं है। तो हमने बोला भाई साहब कि सपोज यहां पर चाय के पास यहां पे टेम्परेचर है, तो ऊष्मा जो जा रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में जा रही है। किसके फॉर्म में जा रही है मेरे भाई? रेडिएशन के फॉर्म में जा रही है। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि यहां पे कंडक्शन नहीं है, यहां पे कोई रॉड वॉड नहीं है, यहां पे कोई मटेरियल नहीं है कि भाई साहब एक मीडियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां से बस क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां के बाद चाय के पास टेम्परेचर है, सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, और उसके बाद क्या हो रही है भाई साहब, चाय का टेम्परेचर गर्म है तो चाय लगातार क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है, अपनी हीट को लूज करती जा रही है। बोलो रेडिएशन के फॉर्म में। हाँ सर, और अभी तो एक एग्जाम्पल लिया, अभी मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक और बढ़िया एग्जाम्पल, ठीक, एक और बढ़िया। अच्छा, इसका उल्टा भी तो होता है। तुम कहोगे सर हमेशा ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इसका उल्टा भी होता है। ध्यान से देख, इसका उल्टा मतलब, मैंने कहा भाई साहब गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन पे मान ले 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, मई जून का जब जमाना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस का कमरा हो गया, तेरे कमरे में कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, ठीक है, 40 डिग्री हो ही जाता है भाई साहब। और तू निकाली भाई साहब, तू मार्केट से लेकर आया ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर है मान के चल 5 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कितना है मेरे भाई? 5 डिग्री सेल्सियस। ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक तू निकाल के लेकर आया। तो बता इस केस में क्या होता है? तू कहेगा सर इस केस में सर इसका टेम्परेचर 5 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 है, तो इसका मतलब ये कहानी ऐसी हो गई, गर्म कमरे में ठंडी कोल्ड ड्रिंक रख दी, गर्म कमरे में ठंडी बोतल रख दी। तो इसमें क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, इसका टेम्परेचर 5 है, थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और फिर फाइनली कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 हो। तो यहां पर क्या होगा? बोले यहां पर जो कोल्ड ड्रिंक आपने मंगाई है वो गर्म होती जा रही है, गर्म होती जा रही है, तो वहां पे चाय ठंडी होती जा रही है, यहां पे कोल्ड ड्रिंक गर्म होती जा रही है। बोले ठीक है सर जी, तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर यहां भी हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यहां भी हो रहा है, इन दोनों जगह में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, दोनों जगह पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो जिस मोड से इनका हीट का ट्रांसफर हो रहा है उस मोड को हम लोग यहां पर बोलते हैं रेडिएशन, कि भाई रेडिएशन के फॉर्म में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अभी इसकी और फील आएगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। इसका एक और एग्जांपल, सुबह के टाइम पे या गर्मी ठंड के दिनों में जब हम लोग धूप में अपने हाथ पैर सेका करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल रेडिएशन का, ठीक, कि मान के चल ठंड हो गई भाई साहब, कोहरा पड़ गया जबरदस्त, ठीक है, और भाई साहब दोपहर के 12 बजे सूरज निकला, धूप आई, तो हम सब लोग क्या करते हैं भैया? छत पे जाके बैठ जाते हैं, बालकनी में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो धूप होती है, धूप में हाथ वगैरह हम तापना शुरू कर देते हैं। तो अब तू मुझे इतना बता, क्या जब आप छत पे जाके बैठते हो, सूरज की रोशनी जब आपके हाथों पे पड़ती है, तो आपको गरम गरम का एहसास होता है नहीं होता है? आपको हॉट हॉट का फील होती होगी, गरम गरम की फील होती है, एकदम हाथ भैया बॉडी हमारा वहां से जैसे हीट आ रही हो, ठीक। तो अब सपोज वहां से जैसे सूरज की रोशनी आई और आपके ऊपर गिरी, तो आपको एहसास होता है भाई साहब, बिल्कुल गरम गरम एहसास होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब, और हाँ, ये इसमें आप चाहो तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी के दिन में तूने बाहर कोई बर्तन छोड़ दिया, ठीक है, और बाद में पता चला बर्तन जबरदस्त गर्म हो गया, जबरदस्त बर्तन गर्म हो गया। ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी, जो है बर्तन को तूने बाहर रख दिया और वो सूरज की रोशनी से वो गर्म हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी तो हीट का ट्रांसफर हुआ है। कहां से? सूरज से तेरे हाथों तक। तो सूरज से तेरे हाथों तक हीट आई है चल के, एक तरह से, किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में।
किस फॉर्म में मेरे भाई? रेडिएशन के फॉर्म में। तो इस मोड ऑफ जो है, इस मोड को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, जहां पर हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है विदाउट एनी मीडियम। क्योंकि सूरज से धरती तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है रास्ते में हमेशा मीडियम हो, रास्ते में खाली जगह भी होगी, हो सकता है रास्ते में कहीं वैक्यूम भी मिला हो। तो इसका मतलब इस मोड ऑफ ट्रांसफर को, जिसको हम रेडिएशन बोल रहे हैं, यहां पर मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होती है मेरे भाई? हीट का जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। बाइक की सीट, हाँ से बिल्कुल सही बात पकड़, तू बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल देता है यार कभी कभी, ठीक है। मेरा दिमाग उतना नहीं चलता जितना तेरा चल रहा है। तू कह रहा था बाइक की सीट मतलब मजे आ जाता है, बिल्कुल सही बात पकड़ी तूने। बाइक खड़ी रहती है मान के चल गर्मियों के दिनों में, ठीक है, और भाई अब जैसे इसको ऊपर बैठेगा बाइक के ऊपर तो पॉपकॉर्न की तरह उछल जाता है तू एकदम, बोले भाई साहब वो पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। यस बिल्कुल। अब बाइक की सीट इतनी गर्म हो गई, गर्म कैसे हो गई? ऐसा थोड़ा ना तूने उसके ऊपर जो है आग डाल दी हो या लाइटर से गर्म कर दिया। अरे भाई सूरज की रोशनी से आई है, सूरज की रोशनी से आई है, मतलब हीट आई है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आई है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ठीक है, तो यहां से तो अब तुझे होले होले फील आना स्टार्ट हो गई है। बोले ठीक है सर जी। अब इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री बोश थ्योरी। प्री बोश थ्योरी, प्री बोश थ्योरी, ठीक है सर जी, ओके। क्योंकि यहीं से ये हमारा चैप्टर उठता है। बोले ठीक है सर जी। बोले क्या कहती है प्री बोश थ्योरी? उनका प्री बोश थ्योरी ये कहती है, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है, क्या बोला मैंने? अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है, बोले हाँ सर जी, अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है, ठीक है सर जी, तो ये हीट रेडिएट करेगी ही करेगी रेडिएशन के फॉर्म में। ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बोला। अभी कुछ लिखना मत, लिखने का काम मैं यहां पे कर दूंगा, उसकी टेंशन ना ले। आज की क्लास के नोट्स तेरे 2 पेज के होंगे बस। अभी तो सुन, इन्होंने ऐसा बोला अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है, इसका मतलब हीट रेडिएशन, वो हीट रेडिएट करेगी, रेडिएशन के फॉर्म में हीट रेडिएट करेगी। अगर टेम्परेचर है, बस वो टेम्परेचर तेरा 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तुम सब जानते हैं 0 केल्विन से नीचे कुछ होता नहीं है, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही बात है, ओके। तो दैट मींस किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है तो वो हीट रेडिएट करेगी तो वो हीट रेडिएट करेगी। तो अगर मैं यहां पर वापस आऊं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले सर ये बताओ सर यहां पर, बोले सर क्या बॉडी के पास टेम्परेचर है? मैंने कहा हाँ भैया टेम्परेचर है। बोले ठीक है सर जी, यहां भी बॉडी के पास टेम्परेचर है? मैंने कहा हाँ भैया यहां भी बॉडी के पास टेम्परेचर है। मेरे एक सवाल का जवाब उठते ना, मान ले मैंने एक केस और लिया, मान ले मैंने एक केस और लिया कि कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और पानी का टेम्परेचर भी है 20 डिग्री सेल्सियस, मान के चलो ये भी 20 डिग्री सेल्सियस और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां क्या रेडिएशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? आप ये बता दो मुझे, क्या इस जगह पे हीट रेडिएशन के थ्रू जारी होगी या नहीं? रेडिएशन होगा या नहीं होगा? बीच वाले केस में सारे बच्चे, दोनों का टेम्परेचर 20-20 हो गया, इसका टेम्परेचर भी 20 है, इसका टेम्परेचर भी 20 है। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तू मेरी बात समझ गया, क्या समझ गया? बोले सर यहां पर रेडिएशन नहीं हो रहा होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में है ना, हाँ बहुत बढ़िया। और जैसे ही तू लिखेगा यहां पर मैं बोलूंगा कि ये गलत है, रेडिएशन यहां भी हो रहा होगा, यहां भी हो रहा होगा। इसका मतलब मैं समझ गया, तूने जो पिछला पॉइंट था प्रीबोश थ्योरी, वो तूने सही से नहीं सुना, ठीक है? जो मैंने प्रीबोश थ्योरी बोलकर निकला था वो तूने सही से नहीं सुना। अब मैं प्रीबोश थ्योरी पे फोकस डालता हूं। प्रीबोश थ्योरी ये बोलती है बेटा कि अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है तो उससे भाई साहब वो हीट रेडिएट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। अरे बात समझ में? तो ध्यान से समझ, तीनों केस में अंतर समझ, तीनों केस में अंतर समझ। मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए चैटिंग बंद कर रहा हूं, ठीक है? तीनों केस में अंतर समझ। बोले सर जी देखो, मैंने कहा हाँ सर क्या बॉडी के पास टेम्परेचर है? मैंने कहा हाँ। तो सर यहां पर हीट रेडिएट तो होगा ही होगा, हीट रेडिएट तो होगा ही होगा, यस होगा। अगर बॉडी के पास टेम्परेचर है तो वो हीट रेडिएट करेगी 200 करोड़ % करेगी, 200 करोड़ % करेगी, इसको याद कर ले। टेम्परेचर है तो करेगी। अच्छा ठीक है, क्या सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है? हाँ सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है तो वो हीट एब्सॉर्ब भी करेगी, हीट एब्सॉर्ब भी करेगी। अरे बात समझ में? अगर बॉडी के पास टेम्परेचर है तो वो हीट रेडिएट करेगी, और सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है तो इसका मतलब वो हीट सराउंडिंग से एब्सॉर्ब करेगी। लेकिन
क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए वो रेडिएट ज्यादा करेगी, इसलिए वो रेडिएट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी। और अगर ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो सर ये हीट दे ज्यादा रही है, रेडिएट करने का मतलब ऊष्मा दे रही है, सराउंडिंग को ऊष्मा दे रही है, इसका मतलब हीट ज्यादा रही है, आ कम रही है। और अगर ज्यादा जा रही है इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बोले सर इसका टेम्परेचर क्या हो जा, सर कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस केस में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो आप ये समझिएगा कि यहां पर प्रोसेस दोनों हो रहे हैं। रेडिएशन का मतलब ये मत समझना केवल हीट रेडिएट करना, हमें इस चैप्टर में रेडिएशन का मतलब रेडिएट करना और एब्जॉर्ब करना दोनों पढ़ने, दोनों पढ़ने। जैसे तूने उसका एग्जाम्पल लिया, इसका बाइक का एग्जाम्पल लिया तूने, तो सीट कवर ने हीट एब्जॉर्ब की, सीट कवर ने हीट एब्जॉर्ब की, सूरज ने रेडिएट की होगी, सूरज ने रेडिएट की होगी, तो हमें तो दोनों पढ़ना है। तो आप तो ये चीज, आप तो केवल इतनी बात याद रखो, अभी देसी भाषा में लिखा भी दूंगा मैं, कि अगर सपोज किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है तो वो हीट रेडिएट करेगा ही करेगा, और सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ? अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, सर ये तो समझ में आ गया करेगा, लेकिन कितना करेगा ये तो बताओ, कितना करेगा ये थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। अरे बात कितना करेगा, क्या कोई फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। अभी हमारी थ्योरी चल रही है, बस हल्की सी थ्योरी चल रही है। बोले ठीक है सर जी, तो अगर मैं यहां पूछूं आपसे इस वाले सवाल में, बोले सर ये बताओ क्या इसमें हीट रेडिएट होगी? मैंने कहा भाई एक बात बता, क्या इसके पास टेम्परेचर है? बोले हाँ, तो हीट रेडिएट होगी। क्या इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी? मैंने कहा भाई इतना बता दे, क्या मैं यहां पर, अब कहां गया, इधर आजा भैया, क्या ये बता दे सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है? बोले हाँ सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, तो हीट एब्जॉर्ब भी होगी। एब्जॉर्ब की स्पेलिंग अच्छी नहीं लग रही यार, गलत लिख दी क्या मैंने? एब्जॉर्ब की स्पेलिंग क्या होती है? एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब कर दिया यार ये, ठीक है ठीक है। सर हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी? बोले हाँ होगी, लेकिन रूम टेम्परेचर, यहां पर रूम का टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस है और ये बेचारे का 5 है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होगी, रेडिएट कम कर रही होगी, मतलब इस पे ऊष्मा आ जाते रही है, जा कम रही है। इसका मतलब आप सीधा बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा होगा? बोले एब्जॉर्ब ज्यादा होगा और रेडिएट यहां पे कम होगा, कम होगा। इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, इसका ओवरऑल ऊष्मा क्या हो रही है? सर ऊष्मा जा भी रही है, रेडिएट का मतलब जा भी रही है, और एब्जॉर्ब का मतलब आ भी रही है। दोनों प्रोसेस एक काम कर रहे हैं, जा भी रही है आ भी रही है, लेकिन हो क्या रहा है सर, आ जाते रही है, ज्यादा आ रही है, जा कम रही है। मतलब ऐसा समझ ले कि भाई 1 सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा आई और 20 जूल गई, तो ओवरऑल कितनी बची? 80 जूल। तो इसका मतलब 80 जूल ऊष्मा इसको उसके पास इकट्ठी हो रही है, और 80 जूल ऊष्मा इकट्ठी हो रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा मेरे भाई? उसका टेम्परेचर जो होगा वो कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस मोमेंट के लिए लिख रहा हूं मैं, इस मोमेंट के लिए, और इंक्रीज करते 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 फिर कितना हो जाएगा? 40 तो हो ही जाएगा। कीप ऑन इंक्रीजिंग। आई होप तू मेरी बात समझ गया होगा, और अगर तू ये बात समझ गया तो यहां से तू बड़े आराम से समझ सकता है। बोले सर इस वाले पार्ट में बताओ क्या बॉडी के पास टेम्परेचर टी है? मैंने कहा हाँ भाई साहब, इसका मतलब हीट रेडिएट होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। क्या सराउंडिंग के पास टेम्परेचर टी है? हाँ भाई साहब। तो क्या हीट एब्जॉर्ब होगी? हाँ भैया होगी। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? मैंने कहा हाँ भैया। तो इसका मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतना ही तुम्हारी रेडिएट हो रही है, इसका मतलब जितनी ऊष्मा आ रही है उतनी ऊष्मा जा रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। आगे बात समझ में? तो आई होप अब तू प्रीवियस थ्योरी समझ गया होगा। तो मैं प्रीवियस थ्योरी को थोड़ा सा तोड़ के देसी भाषा में तुझे बता रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रीवियस थ्योरी ये कहती है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा देसी भाषा में बोल रहा हूं। अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर टी है तो वो हीट रेडिएट करेगी, और अगर सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, ठीक, तो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करेगी। खत्म कहानी। अरे और दोनों है, दोनों काम होगा। अगर दोनों है तो दोनों काम हो, दोनों मतलब बॉडी के पास भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग के पास भी टेम्परेचर है, तो दोनों काम होगा, तो दोनों काम होगा। हरी बात समझ में? मैं कह दूं सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो अब क्या होगा? अब केवल रेडिएट होगी। ऐसे सवाल भी दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, कि जब मैं कह दूंगा भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जो है मैं बढ़िया बढ़िया बाद में हम लोग करेंगे कि भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 0 केल्विन है, अब बताओ क्या होगा? अरे भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 मतलब है ही नहीं ना केल्विन, सराउंडिंग का टेम्परेचर है ही नहीं। बोले हाँ, तो भाई इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब केवल रेडिएट करेगा।
अरे बात, तो इसलिए एक सवाल भी आता है कि एक बॉडी है, उसको हम, उसका टेम्परेचर सपोज है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम स्पेस में ले गए, ऐसी जगह ले गए जहां पे सराउंडिंग ही नहीं है, तो क्या होगा? ठंडी होती चली जाएगी। क्यों ठंडी होती जाएगी? क्योंकि आने वाली ऊष्मा गायब होगी, आने वाली ऊष्मा का कोई स्पेस, कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां पर सराउंडिंग ही नहीं है मान ले। ठीक, तो ऊष्मा लेकिन वो रेडिएट तो करती रहेगी, उसका पार्ट टेम्परेचर ठीक है, तो रेडिएशन तो होगा प्रीबॉस थ्योरी के हिसाब से, और रेडिएशन होगा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं आप सारे बच्चों से बोल रहा हूं, मैं मेरी जुबान से रेडिएशन निकले, जितनी बार निकले, रेडिएशन से डरना मत। ये मत समझना कि ये बहुत फैंसी वर्ड है, ये बहुत ही फोड़ू वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडिएशन का मतलब समझ जाना, कुछ नहीं है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, खत्म कहानी, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आगे बात समझ में, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीबॉस थ्योरी। पहले आप इसको लिखो, नहीं पहले आप प्रीबॉस थ्योरी लिखो, देसी भाषा में लिख 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 लिखो। अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है, अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है, अगर किसी बॉडी के पास टेम्परेचर है, तो वो हीट रेडिएट, तो वो हीट रेडिएट करेगी ही करेगी, तो वो हीट रेडिएट करेगी ही करेगी, तो वो हीट रेडिएट करेगी ही करेगी। ब्रैकेट में लिख दे टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 केल्विन, ब्रैकेट में लिख दे टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 केल्विन। और अगर, और अगर लिखो, कंटिन्यू करो, और अगर, और अगर किसी, और अगर सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, लिखो, और अगर सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, और अगर सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, तो, और अगर सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। देखो, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी। और अगर दोनों हैं, तो अगर, लिखो, और अगर दोनों हैं, दोनों का मतलब सराउंडिंग के पास भी है और बॉडी के पास भी है, ठीक है, और अगर दोनों हैं, तो रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे, रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होंगे। तो रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ होंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर ले बेटा, मैं तेरे चैट ऑन कर रहा हूं, बता दे, ठीक है। तू ये बता दे, तुझे चैप्टर की फील आना स्टार्ट हो गई नहीं हो गई, कि हाँ सर चैप्टर का डिमांड थोड़ा सा अलग है इसका, ठीक है। ये बता दे क्या तेरे को फील आना स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई। अब इसको नोट कर ले जल्दी। अरे बच्चे, भाई मेरा, थैंक यू यार, बहुत सही टाइम पे लाए हो सर, बहुत घूम रहा है मेरा इस टाइम। ले जा, हैं? हाँ थैंक यू। इस टाइम ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है। वो कह रहा है बुक का पेज नंबर, बेटा बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा मैं, थोड़ा सा है ना, बुक में मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रखा है, मैं इस चैप्टर का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रखूंगा, ठीक है। नहीं तेरे फूफू का ही जादू है ये, ठीक है। तो मैं तो लग रहा था मेरे को आज क्लास कैंसिल हो जाएगी। पता नहीं यार, अचानक से ऐसा चक्कर आया आज। चलो खैर, इस बारे में बात नहीं करते, इस पे आते हैं, हो गया। अब सुन, अब इसके बाद ये तो हमने लिख दी ये वाली चीज, ठीक है। अब एक काम करते हैं भैया, हाँ सर जी, अब थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखना भी जरूरी होता है ना, हाँ अंग्रेजी में लिखना भी जरूरी होता है सर जी, ठीक है। तो तू एक काम कर, ये प्रीबॉस थ्योरी का ये स्टेटमेंट लिखते हैं, जल्दी से लिखो, अंग्रेजी में लिख ले। ऑल बॉडी रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर,
अगला पॉइंट लिखो, ऑल बॉडी, या अंग्रेजी में ऑल बॉडी रेडिएट्स थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, बस टी आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। इसको भी लिखो, इसको भी लिखो। कह रहा समोसा ही खाया होगा। अरे भाई यार, जल्दी। हो गया बेटा, बढ़ू आगे में, ठीक है, चलो ओके। एक तेरा ये वाली चीज हो गई है, ठीक है। अब यहां से अब बात आई, बोले सर देखो, इसका मतलब पेन नीचे रखो, पहले समझो। बॉडी के पास टेम्परेचर टी है, ठीक है, ये कोई बॉडी, उसके पास टेम्परेचर टी है। सराउंडिंग के पास टेम्परेचर मान ले टीएस है। सराउंडिंग के पास टेम्परेचर कितना मेरे भाई, टीएस है, ठीक है, ठीक है सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से, ठीक है सर जी, क्या बोले सर, अगर बॉडी के पास टेम्परेचर टी है तो ये हीट रेडिएट करेगी, ठीक। और जो रेट ऑफ रेडिएशन है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, सर रेट ऑफ हीट रेडिएशन का मतलब मैंने कहा dq बाई dt, जो जाने वाली ऊष्मा है, जाने वाली ऊष्मा जो जा रही है, वैसे तो दोनों घटनाएं घट रही होंगी, जा भी रही होगी, आ भी रही होगी, तो dq बाई dt जो जाने वाली है, मैंने कहा हाँ भाई साहब, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन। बोले ओके सर जी, किस पे डिपेंड करती है? मैंने कहा भाई साहब, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा। ये हम लोगों ने क्या देखा मेरे भाई? एक्सपेरिमेंटली देखा। ये किस पे डिपेंड करती है? एक तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे थ्योरी है, हल्की सी थ्योरी है, लाइट मोड से देख, इसको ज्यादा भाव मत देना, मुझे बस लिखाना पड़ रहा है आपके नोट्स बनवाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, ठीक है सर जी। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया, इस पर डिपेंड करती है मेरे भाई, सरफेस एरिया पर, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। और ये और डिपेंड करती है कि ये जो सरफेस एरिया है, नेचर ऑफ सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सरफेस एरिया से बेटर है मैं एमिटिंग सरफेस एरिया लिख लेता हूं। एमिटिंग सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया ही है, ठीक है, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सरफेस एमिटिंग एरिया। तुम कहोगे सर एमिटिंग, अरे जो वो सरफेस एरिया जो एमिट कर रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है एमिटिंग लिखने का तो मत करो, ये एमिटिंग मत लिखो, रहने दे, कोई बात नहीं, ऐसी रहने दे, ठीक। ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। सर इसका एग्जांपल, मैंने कहा देख, इसका एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल, मैं इससे कॉफी पी रहा हूं, ठीक है, और वहीं मैं एक काम करूं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, वहीं अगर मैं एक काम करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक तरीका होता है कि मैं कॉफी को ऐसे पीऊं, ठीक है, और एक तरीका होता है मैं कॉफी को ऐसे पीऊं, ऐसे, दिख रही है तेरे को ऐसे, अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल में, ठीक है। तो मुझे इतना बता, किस केस में ये चाय या ये कॉफी किस केस में जल्दी ठंडी हो जाती है? तू कहेगा इस केस में जल्दी ठंडी हो जाती है, बोलो बोलो, ठीक। जब मैंने उसको प्लेट के ऊपर डाल के पिया, ठीक है, तो वो ज्यादा ठंडी हो गई। सर ऐसा क्यों? सर ज्यादा ठंडी कैसे हो गई सर? क्यों? मतलब जल्दी ठंडी होगी, ज्यादा नहीं, जल्दी ठंडी हो गई, ठीक है। कह रहा सर जल्दी ठंडी, कह रहे हो छी छी, अरे बेटा प्लेट में पीते हैं, मेरे गांव में पीते हैं प्लेट में, हाँ चाय को मेरे गांव में ऐसी प्लेट में ऐसे ऐसे पीते हैं, इस प्रकार से पीते हैं बेटा, काफी जगह पीते हैं, है ना। हाँ तुम मत पीना घर पे जाके, ठीक है, पता चला फिर तुम डांट खा रहे हो और अल्टीमेटली मुझे सुनने को मिल रही है, बोले मास्टर क्या क्या सिखा रहा है? चाय में, चाय को पीनी चाहिए कप में, और ये मास्टर सिखा रहा है कि प्लेट में पीनी चाहिए, ठीक है। तो सुनो मेरी बात को, तो चाय जब कप में होती है तो देर में ठंडी होती है, लेकिन अगर तुमने प्लेट में डाल दी तो एकदम ठंडी हो गई ना। क्या वजह है एकदम ठंडी होने का? सर उसका सरफेस एरिया बढ़ गया।
तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, तो dq बाई dt जाने वाली ऊष्मा है वो अब ज्यादा रेट से जा रही होगी। और अगर ज्यादा रेट से जाएगी तो भैया ऊष्मा जो है, आप समझ रहा है, ऊष्मा अब और ज्यादा जा रही है पहले के मुकाबले, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ये रीजन होता है। ठीक, तो ये तो हो गया तेरा रेट ऑफ हीट रेडिएशन। उसी प्रकार से सर एक रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन मतलब बोले सर dq बाई dt आने वाली, आने वाली। ठीक है सर जी। सर ये कौन सा वाला पार्ट कह रहे हो आप? मैंने कहा मेरे भाई ये कह रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। एक मिनट रुको, मैं इसको डिलीट कर देता हूं बाबू, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये मैं बात कह रहा हूं ये वाला, कि एक तो हो गया रेडिएट वाला, एक हो गया एब्सॉर्ब वाला। जो ऊष्मा आ रही है, जो आने वाली ऊष्मा होती है सर, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा सर, ये क्या होती है? मैंने कहा डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पर? मैंने कहा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और किस पे डिपेंड करता है सर? सरफेस एरिया। और किस पे डिपेंड करता है सर? और करता है नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया। आ रही बात समझ में? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देख, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, इन दोनों को अलग अलग डील करो। एक है dq बाई dt जाने वाली ऊष्मा, एक है dq बाई dt आने वाली ऊष्मा। को अगर ज्यादा जा रही है, आ कम रही है, तो बॉडी ठंडी होती चली जाएगी, जैसे चाय ठंडी होती चली जा रही है। ऊष्मा आ ज्यादा रही है, जा कम रही है, तो इसका मतलब बॉडी गर्म होती चली जाएगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक गर्म होती चली जाती है। और जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो इसका मतलब जितनी आ रही है उतनी जा रही है, तो नेट ओवरऑल ऊष्मा का एक्सचेंज हो जाएगा जीरो, टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। ये हमारा अभी तक की कहानी है। क्लियर है? जल्दी बेटा इसको नोट करो फटाक से, जल्दी से फटाक से नोट करो। जल्दी। हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जाने वाली ऊष्मा होगी कितनी। आप कह रहे हो ना ऊष्मा जा रही है, dq बाई dt जाने वाली। अब अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि बॉडी के बाद टेम्परेचर होगा तो ऊष्मा जाएगी जाएगी, रेडिएशन के फॉर्म में जा रही होगी। तो सर ये तो बताओ कितनी जा रही होगी। मैंने कहा अब आइए पता करते हैं कितनी जा रही होगी। तो ये हमको बताया स्टीफन ने, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये हमको बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इन्होंने बोला, ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बोला कि बॉडी के पास सपोर्ट टेम्परेचर T है और सराउंडिंग के पास सपोर्ट टेम्परेचर Ts है। जब जाने वाली के बारे में बात करो तो आने वाली को दिमाग से निकाल दो, और जब आने वाली के बारे में बात करो तो जाने वाली को दिमाग से निकाल दो। बोले ठीक है सर जी। इन्होंने ऐसा बोला, बोले क्या से बोला कि सर जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन है सर, रेट ऑफ हीट रेडिएशन का मतलब मैंने कहा dq बाई dt जाने वाली। बोले जाने वाली मतलब मैंने कहा जिस रेट से ऊष्मा जा रही है। अच्छा, एक सेकंड में कितनी ऊष्मा जा रही है सर? वो प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के, टेम्परेचर की पावर 4 के। ऐसा इन्होंने बोला। आरी बात समझ में? सर T की पावर 4 ही क्यों, T की पावर 5 क्यों नहीं, T स्क्वायर क्यों नहीं, T क्यों नहीं? मैंने कहा भाई साहब ऐसा इन्होंने बोला, एक्सपेरिमेंटली देखा इन्होंने, इससे ज्यादा हमें इसके अंदर नहीं घुसना है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और इन्हें पता चला कि जो ऊष्मा जा रही है dq बाई dt वो T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर और बताओ, और क्या पता लगाया इन्होंने? मैंने कहा और इन्होंने पता लगाया सर ये डिपेंड करता है एरिया के, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के। हमारी बात समझ, डिपेंड करता है मेरे भाई किसके? सरफेस एरिया के। अच्छा सर और बताओ सर इन्होंने क्या पता लगाया? मगर इन दोनों को हटाया तो इन्होंने पता लगाया कि dq बाई dt। बोले हाँ सर जी, जो जाने वाली है, जाने वाली है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? सर एरिया के और T की पावर 4 के। बोले हाँ ठीक है सर जी। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा बोला हमने स्टीफन कांस्टेंट।
जैसे आप पढ़ते थे पहले कि सर एक पॉइंट मास m1 है, दूसरा पॉइंट मास m2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल होता है और 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे लिखा करते थे ना, m1 m2 बटे r²। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते थे तो एक कांस्टेंट आ जाया करता था। तो उसी प्रकार से जब हमने यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया सिग्मा, एक कांस्टेंट आया सिग्मा। तो इन्होंने बोला कि जाने वाली जो ऊष्मा होगी वो ये होगी। लेकिन ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला आपके ब्लैक बॉडी के लिए था। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आराम से कल की क्लास में। ठीक, जनरल बॉडी के लिए इन्होंने क्या किया, यहां पर एक ई से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां ई को बोला सर ई होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी ये एक कांस्टेंट है। सिग्मा बोला स्टीफन कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। ए आपका है सरफेस एरिया। ए आपका क्या है मेरे भाई, सर ए है, ए क्या है सर सरफेस एरिया। और सर टेम्परेचर क्या है, सर टेम्परेचर है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, क्या है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन, इन केल्विन। तो मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे सामने अब आ रहा है एक फॉर्मूला जिसमें पूरा चैप्टर टिका हुआ है, जिसको हम बोलेंगे कि सर dq बाई dt जाने वाली जो ऊष्मा होगी वो होगी सर E A सिग्मा T की पावर 4। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, E A सिग्मा T की पावर 4। तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, E A सिग्मा T की पावर, मैं याद करा दूंगा कल तक, टेंशन ना ले। E A सिग्मा T की पावर 4। सर E क्या है अभी, एमिसिविटी क्या होती है, अरे भाड़ में गई क्या होती है, कल पढ़ेंगे आराम से क्या होती है। अभी के लिए समझ ले कांस्टेंट है, खत्म कहानी, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू गिवन होगी, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आपको गिवन होती थी, ऐसी इसकी वैल्यू गिवन होगी, खत्म कहानी। और बेसिकली है क्या, मैं ये भी समझा देता हूं। ई तुझे बताएगा कि मटेरियल कैसा, सरफेस कैसा है। जैसा देख मैंने यहां पे लिखा था ना, यहां पर रेट ऑफ हीट रेडिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, तू कहेगा सर जी देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सर ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो ये तो हो गया टी की पावर 4। ठीक, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया, सर ये हो गया ए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस एरिया। इसका मतलब इसका ठेका ई ने ले लिया, इसका ठेका ई ने ले लिया, इसका ठेका ई ने ले लिया। अरे बात समझ में, ई ने इसका ठेका ले लिया, ई ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। ठीक, ई डिसाइड करेगा, ई डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस एरिया कैसा है, नेचर कैसा है, सरफेस एरिया का नेचर कैसा है। अरे बात सरफेस एरिया का नेचर कैसा है। तो बस खत्म कहानी, मतलब यही चीजें चल रही हैं। बस इसलिए मैंने बोला था इसको लाइटली लेना, इस चीज को लाइटली इसलिए लेना क्योंकि यहां थ्योरी है, यहां हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्यों, सर सराउंडिंग टेम्परेचर भी तो है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोली तूने, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल जाने वाली, आने वाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये बात सच है कि ऊष्मा आएगी भी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल जाने वाली, केवल रेडिएशन वाली बात कर रहा हूं। हीट रेडिएट जो कर रही होगी मैं केवल उसके बारे में बात कर रहा हूं, आने वाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, केवल जाने वाली के बारे में बात कर रहा हूं। बोलो आगे बात समझ में क्लियर है। जल्दी से लिखे और सारे बच्चे 5 बार इस फॉर्मूले को जुबान से बोले और 5 बार टाइप करें, ई ए सिग्मा टी की पावर 4, सारे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें क्लास में याद करा के रहूंगा। जल्दी 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 जल्दी। सॉरी आज मैं मूव नहीं कर पाऊंगा यार, आज तो मूव करने में ऐसा सर घूम रहा है ना यार। ठीक है जल्दी। ई ए सिग्मा टी की पावर 4, शाबाश। ई ए सिग्मा टी की पावर 4, बिल्कुल सही बात, ये जुबान से निकालो। ठीक है, क्योंकि देख मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है याद करने की। ठीक है, ये अब तक तुम्हें पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो आगे जाओगे तो और पता चल जाएगा। ठीक है ना? ठीक, तो मैंने जिस तरीके से मैं याद करके बैठा हूं, ठीक है, मेरे जैसा इंसान याद करके बैठेगा तो तू तो याद सब मुझसे पहले कर लेगा, मुझसे जल्दी कर लेगा। ठीक है, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, कर लिया। चलो शाबाश बेटा। अब चलते हैं इसके उस पार्ट की तरफ जिससे सवाल बनते हैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे। सर ये सपोज कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टीएस। मैंने कहा ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इस सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर टीएस है। ठीक है सर, ओके। अब मैं तुझे एक चीज बताऊं कि हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं। अब
जो अब तक मैंने बोला ना कि हीट रेडिएट करेगी, हीट एब्सॉर्ब करेगी, अब हम इसके दोनों का एक साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना। बोले सर, मैंने कहा हाँ जी, यहां से हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना कि सर अभी पढ़ तो वो ही रहे हम लोग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसी के बाद ही कंटिन्यू में लिखना आपको। बोले ठीक है सर। सर हमने देखा रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन का मतलब एक सेकंड में कितनी हीट जा रही है, dq बाई dt, देसी भाषा में बोलूंगा मैं, जाने वाली, जिस रेट से हीट जा रही होगी, dq बाई dt मेरे भाई जाने वाली। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ये हमने देखा होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। ठीक है सर जी, ओके। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, बोले रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन मतलब, मैंने कहा भाई हीट एब्जॉर्ब भी तो हो रही होगी। बोले हाँ बिल्कुल हो रही होगी सर, मतलब dq बाई dt आने वाली, इसको ऊष्मा भी तो मिल रही होगी ना, दोनों काम हो रहे होंगे, आ भी रही जा भी रही है, इसके पास भी टेम्परेचर है, बॉडी के पास भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग के पास भी टेम्परेचर है। सर वो होता है ई ए सिग्मा टीएस की पावर 4, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऊष्मा जा भी रही आ भी रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सपोज लेट टी इज ग्रेटर देन टीएस, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर सपोज ज्यादा है, ठीक है सर जी, ओके। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है बाबू, तो इसका मतलब ऊष्मा ज्यादा रही होगी और आ कम रही होगी, ये ज्यादा ये कम। चाय वाला एग्जांपल हो गया, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है तो चाय से ऊष्मा ज्यादा जा रही है, आ कम रही है, इसलिए चाय ठंडी होती जा रही है, क्योंकि ओवरऑल ऊष्मा जा रही है। तो क्या मैं यहां से बोल दूं ये जाने वाली है आने वाली, तो dq बाई dt नेट कितना हो जाएगा? तुम सीधी बात बोलोगे सर dq बाई dt नेट हो जाएगा, सर इन दोनों को घटा दो, e a सिग्मा t की पावर 4 माइनस e a सिग्मा ts की पावर 4। मैं यहां से e a सिग्मा कॉमन निकाल लूं, t की पावर 4 माइनस ts की पावर। बोले हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4 बराबर आप लिख सकते हो ई ए सिग्मा टी की, मैंने डिफरेंस कर दिया, नेट हो गया, नेट हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है डी क्यू बाई डी टी, ये क्या है? तो ऐसे समझ, सपोज ये है हमारा, एक बार ध्यान से एक बार और समझ लो सारे बच्चे, ये है सपोज 100 जूल पर सेकेंड, ये है सपोज आने वाली है सपोज 20 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब है एक सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा जा रही है, एक सेकेंड में 20 जूल ऊष्मा आ रही है, तो नेट कितना हुआ 80। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में 80 जूल ऊष्मा आ रही है, जा रही है। ये गेम है, जा रही है क्योंकि जाने वाली ज्यादा होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसका मतलब है एक जाने वाली 100 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा जा रही है, इसकी फील ले, लगातार ऊष्मा जा रही है। जैसे जैसे नल से पानी निकलता है ना लगातार, पाइप से पानी जाता है लगातार, कंटिन्यूशन में पाइप है, पानी लगातार जा रहा है, टंकी से पानी जा रहा है, उसी प्रकार से यहां से क्या हो रहा है, लगातार एक सेकंड में 100 जूल ऊष्मा जा रही है, एक सेकंड में 20 जूल ऊष्मा आ रही है। तो ओवरऑल क्या हुआ सर? ओवरऑल एक सेकंड में 80 जूल ऊष्मा जा रही है, और अगर ऊष्मा जा रही है तो इसका मतलब बॉडी की ऊष्मा जा रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, लगातार कम हो रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि बॉडी ठंडी हो रही होगी, सब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मुझे इतना बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? सारे बच्चे ध्यान से देखना सर, डी क्यू बाई डी टी नेट हमने देखा सर, वो कितना आ गया सर, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। मैंने कहा हाँ भैया, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? सारे बच्चे ध्यान से देखना सर, डी क्यू बाई डी टी नेट आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एम एस इंटू डी टी बाई डी टी, जहां पर एम हो जाएगा मास, एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और dt बाई dt जो आया सर, ये क्या हो गया सर? ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। सर एम एस dt बाई dt कैसे लिख दिया आपने? ये जैसे कंडक्शन में लिखा था,
जैसे कंडक्शन में लिखा, तू ऐसे समझ, देख देख ऐसे समझ, ऐसे समझ। हम लोग ने क्या पढ़ा था सर, डी क्यू बराबर एम एस डी टी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ये पढ़ा था डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, कैलोरीमेट्री में। हाँ ये पढ़ा था, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। हाँ सर। छोटा सा डीटी टेम्परेचर बढ़ाने में इतनी हीट देनी पड़ेगी। हाँ सर। तो अगर मैं दोनों साइड डीटी डीटी से डिवाइड कर दूं या डिफरेंशिएट कर दूं, ये क्या बन गया सर, डी क्यू बाई डी टी। जिस रेट से आप हीट दे रहे हो, जिस रेट से आप हीट दे रहे हो या जिस रेट से हीट आप ले रहे हो, इक्वल टू एम एस, एक कांस्टेंट हो गया, इनटू dt बाई dt। और dt बाई dt क्या हो गया सर, इसके बहुत सारे नाम है, या तो बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर लिख दो सर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ऊष्मा जारी है तो। ये वही चीज होगी जो हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ी थी। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां से, बोले सर हमने कुछ नहीं किया, dq बाई dt नेट को हमने क्या लिख दिया, ms dt बाई dt। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से देखना, तो अगर मैं इस ms को इधर लेके आ जाऊं, ध्यान से देखना सर, ये अभी हमने देखा सर dq बाई dt किसके बराबर हो गया, नेट E सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख दूं ms इंटू dt बाई dt? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। मैं ms को लेके चला गया नीचे की तरफ, यहां पर डिवाइड में लेके चला गया। हाँ सर। तो ये जो डिवाइड में लेके चला गया, ये क्या बन गया ओवरऑल हमारे पास, बोले सर ये हमारा जो बन गया, इसको हम लोग बोल देते हैं dt बाई dt को रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, इसलिए मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है तो dt खुद में निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया, dt खुद में नेगेटिव हो गया, चेंज नेगेटिव हो गया, कोई चीज लगातार कम हो रही है, आज तेरे पास 100 रुपए है, कल 50 रुपए है, अगले दिन 40 रुपए है, लगातार कोई चीज कम होती है तो उसमें चेंज नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब तू ये बोल सकता है सर dt नेगेटिव हो गया, और अगर dt नेगेटिव हो गया, अगर dt नेगेटिव हो गया, अगर dt नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो मैंने माइनस साइन मैथमेटिकली लगा दिया, मैथ्स को बैलेंस करने के लिए लगा दिया, क्योंकि देख मैंने यहां पर क्या बोला, टी इज ग्रेटर देन टीएस, टी इज ग्रेटर देन टीएस। तो ये बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये भी 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 पॉजिटिव, ये और ये क्वांटिटी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, प्लस बराबर माइनस थोड़ी ना करेगा तू। और dt खुद क्या नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, और टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है तो सीधा बोलेगा यहां पर एक साइन हमको लगाना पड़ेगा माइनस। तेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आज की क्लास के, वो तेरे समाप्त हुए। मैं सारे फॉर्मूले को फिर से रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान से देख, ध्यान से देख सर, ध्यान से देख। इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, ठीक है, ओके। देख ध्यान से देख, बहुत मजा आएगा, देख ध्यान से देख, सारे बच्चे ध्यान से देखें। सर जाने वाली ऊष्मा कितनी है, EA सिग्मा T की पावर 4। एक सेकंड में इतनी ऊष्मा जा रही है, ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन है। एक सेकंड में इतनी हीट जा रही है, जाने वाली ऊष्मा हो गई। तब आने वाली ऊष्मा कितनी है, EA सिग्मा TS की पावर 4, ये आने वाली ऊष्मा है। आने वाली ऊष्मा पर सेकंड जो आ रही है, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, सराउंडिंग टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। बोले ठीक है सर जी। सर इसका मतलब ये जाने वाली और ये आने वाली, तो नेट क्या होगा, मैंने कहा दोनों को घटा दे, ये नेट हो गया, खत्म। ये तेरा क्या हो गया सर, dq बाई dt नेट हो गया, खत्म। पहला सवाल तो तेरा यही हो गया। और इसको और अच्छे से लिखना है तो EA सिग्मा कॉमन निकाल ले, EA सिग्मा कॉमन निकाल ले, EA सिग्मा जैसी कॉमन निकालेगा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, खत्म। क्लास में याद कर इसको। और अगर मैं इसको MS से डिवाइड कर दूं, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, मैं MS से डिवाइड कर दूं। MS से, बोला MS से क्यों, मैंने कहा दे, मैं यहां पर अगर बात करूं Q की जगह मैं MHT लिख देता हूं, ध्यान से समझ। इस Q की जगह मैं MHT लिख देता हूं, क्यों Q बराबर MHT होता है। बोले हाँ सर जी। तो M इधर डिवाइड में चला गया, S इधर डिवाइड में चला गया, तो अगर मैं इसको MS से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा dt बाई dt। और इसी को मैंने क्या बोल दिया, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जो मैंने यहां पे क्या लगा दिया था, माइनस लगा दिया था, मैथमेटिकली सेट करने के लिए। तो कुछ भी नहीं है, देख बस केवल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिना लिखे, जाने वाली ऊष्मा एक सेकंड में जाने वाली ऊष्मा EA सिग्मा T की पावर 4, एक सेकंड में आने वाली ऊष्मा EA सिग्मा TS की पावर 4, दोनों को घटा दे, नेट आ गया। MS से डिवाइड कर दे, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आ गया, खत्म। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आ गया, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आ गया। इसी को बोल देते हैं रेट ऑफ कूलिंग, एक नाम और है इसका,
रेट ऑफ कूलिंग। खत्म सवाल। बोलो, आसान है, क्लास में होगा याद। इस पे 2-3 सवाल करेंगे बस अभी, फिर मैं क्लास आपकी छोड़ दूंगा। फटाक से जल्दी से नोट कर ले, पूरे को नोट कर ले जल्दी से सारे बच्चे। जल्दी से। हो गया, हो गया पक्का। चलो चलो, अब एक काम करो भाई सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से ये लिख लो, जल्दी से ये लिखो, काम का डब्बा। लिखो, एक बार पेन चला ले जल्दी से फटाक से, क्योंकि तेरा इसी पे ही सवाल बनेंगे, यहीं से तेरे सारे क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस के सारे क्वेश्चन तेरे यहीं से बन जाएंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, लिख ले जल्दी से। अलग दोबारा लिख, कोई बात नहीं, दोबारा लिख ले। एक बार पेन चला लेगा ना तू, तो तेरा डर खत्म हो जाएगा। अगर किसी एक भी बच्चे के दिमाग में डर है तो वो भी निकल जाएगा। बैठ लेता हूं यार, मैं आज तक बैठा नहीं हूं क्लास में मैं कभी। नहीं बैठ रहा, जब आज तक नहीं बैठा तो आज भी नहीं बैठूंगा। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, हो गया। चल अब मैं 2-3 सवाल करा रहा हूं तेरे को, 2-3 सवाल के बाद बेटा क्लास छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा। क्या इतना बताओ, समझ में आ गया सबको जो मैंने अभी तक समझाया? क्या समझ में आ गया तुम्हें? सारे बच्चे मिनट से पहले बताइए, है जो भी समझाया है? चल देख, अब देख क्वेश्चन देख। एक क्वेश्चन, अब तुम कॉपी जो है क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ही है कि सपोज वी हैव टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। सपोज वी हैव टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एट सेम टेम्परेचर इन आइडेंटिकल सराउंडिंग हैविंग द सेम फिनिशिंग सरफेस। क्लियर है? एंड सेम मटेरियल। एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। मतलब तो ऐसे समझ कि यहां पर मेरे पास ये दो स्फीयर हैं। ठीक है, ये दो तो नहीं चल पाएंगे बेटा, है ना, ये दोनों तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि इन दोनों का जो है मटेरियल एमिटिंग सरफेस अलग अलग है। सपोज ये देख, सबसे बढ़िया एग्जांपल देख, कितना बढ़िया एग्जांपल मुझे मिला है। देखिए ये दो स्फीयर है, देख, एक बड़ा एक छोटा, देख देख दिख रहा है? सीरियसली यही रियल केस है। दोनों का देख मटेरियल भी सेम है, ये देख, ठीक है, ये देख, ठीक, ये दोनों का मटेरियल भी सेम है, दोनों का आउटर सरफेस एरिया भी लाल लाल है, ये भी लाल लाल, ये भी लाल लाल, ठीक है, और दोनों का सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम है, बस दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो उसने पूछ लिया कि हमें बताओ फाइंड द रेशियो ऑफ रेट ऑफ dq बाई dt नेट। तो पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को करेक्ट करो। क्या लैंग्वेज को करेक्ट करना है? सबसे पहले सपोज वी हैव टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ठीक है भाई साहब, दो सॉलिड स्फीयर हैं, एक की रेडियस भैया r1 है, दूसरे की r2 है, एट द सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम, इसका भी T इसका भी T, इन आइडेंटिकल सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जो यहां पर है TS वही यहां पर होगा TS। ठीक है, हैविंग सेम फिनिशिंग सरफेस, इसको अंग्रेजी में करेक्ट करो, सेम फिनिशिंग सरफेस का मतलब हो गया ई सेम हो गया दोनों का। ठीक है सर जी, ओके।
एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। भैया मटेरियल भी दोनों का सेम है, ठीक है सर। इन्होंने बोला कि फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी नेट। मैंने कहा ठीक है, रेशियो ऑफ डी क्यू बाई डी टी नेट बता दो कितना होगा। तो पहले तो बताओ डी क्यू बाई डी टी नेट क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा मेरे भाई, सर वो होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक ठीक है सर, ओके। तो भाई एक बात बता, ई दोनों का क्या हो गया, सेम। सिग्मा दोनों के लिए क्या हो गया, सेम, क्योंकि कांस्टेंट है। ये भी इन सब के लिए क्या हो गया, सेम। बचा कौन, एरिया। इसका मतलब ये हमको समझ में आ गया कि डी क्यू बाई डी टी जो है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, बोले एरिया के। तो डी क्यू बाई डी टी 1 अपॉन डी क्यू बाई डी टी 2, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ए वन बाई ए टू के। ए वन कितना होगा सर, 4 पाई आर वन स्क्वायर। ए टू कितना होगा सर, 4 पाई आर टू स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर के। बोलो आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है। कॉपी में इसको लिखो जल्दी और मुझे बी पार्ट करके दिखाओ जल्दी से। पहले आप इसको लिखो, पहले लिख लो सारे बच्चे, जल्दी लिख लो। लिखो, कह रहा गुलाब जामुन है। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पकड़ा तूने। गुलाब जामुन वाला भी सवाल है, एक के पीपी में रखा है मैंने। गुलाब जामुन है, एक बड़ा गुलाब जामुन, एक छोटा गुलाब जामुन, उस पर सवाल बन गया कि बता को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सवाल बनते हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। अगर हो गया तो मुझे अब ये निकाल के दिखाओ, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये निकाल के दिखाओ जल्दी सारे बच्चे। वी वांट केपीपी, यस बेटा बिल्कुल। तुम पुरानी केपीपी कर ली है नहीं कर ली है बताओ पहले। हाँ पुरानी केपीपी कंप्लीट करो पहले, ठीक है। कल मेरे को बस ठीक हो जाने दे, ठीक है। कल मैं बिल्कुल बढ़िया हो जाऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 99.99%, ठीक है। हाँ करो जल्दी से। आंसर बताओ क्या होगा। आयुष का आंसर है सेम। सोच ले, सेम लॉक करने से पहले, सेम लॉक करने से पहले, सेम सेम पक्का 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 पक्का। आर वन की पावर 4 बटे आर टू की पावर 4 कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिन जिन बच्चों ने केपीपी कल की पूरी कर ली है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो 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 बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम, और मैं उन्हें बता दूं कि ये गलत है, गलत है, ये गलत है। अरे बात समझ में, ये गलत है। और वो जो कुछ बच्चे हैं वो मुश्किल से 10 से 15% बच्चे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे यहां पे टाइप कर रहे हैं सब मास तो बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब मैं समझ गया तू जल्दी से झांसे में नहीं आने वाला, ठीक है। और हाँ तुझे तेरा ईगो मैं तेरे को सेटिस्फाई कर दूं। ये सवाल जब मैंने नीट वाले बैच में दिया था, ठीक है, जो बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, उन बच्चों ने, मेजोरिटी बच्चों ने, 80% बच्चों ने गलत कर दिया था। और तुम्हारे केस में उल्टा हुआ है, तुम्हारे केस में 80% बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं और 20% ने गलत किया है। ठीक भैया, सेम नहीं होगा। बोले सेम क्यों नहीं होगा? मैंने कहा देख, ध्यान से देख, सेम नहीं होगा। तेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया तो खुद के लिए तालियां बजा सकता है। जहां जो बात सच होगी मैं वो सच बात बोलूंगा। देख ध्यान से देख। बोले सर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देख, डीटी बाई डी क्या होता है, सारे बच्चे बताएं। डीटी बाई डी, सर वो इधर माइनस आता था, माइनस को इधर लिख ले। सर वो होता था ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 बटे एम एस। मैंने कहा हाँ भाई साहब ओके। तो सर इसमें बताओ क्या क्या चीज दोनों के लिए सेम है? ई सेम हो गया, सिग्मा सेम हो गया, टी सेम हो गया, टी एस सेम हो गया, और सर एस भी सेम हो गया। ये सारे फैक्टर सेम हो गए क्योंकि मटेरियल सेम है, इसलिए एस भी सेम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डी टी बाई डी टी
किसके प्रोपोर्शनल चला गया? सर ये प्रोपोर्शनल चला गया एरिया अपॉन मास के। अब तुमने मास पूछा तो तुमने ये चीज तो बच गए साफ साफ, तुम यहां से गलती करने से तो बच गए। बस इसका आगे एक चीज और सोचनी थी आपको। बोले क्या? मैंने कहा एरिया को तो एरिया रहने दे। बोले हाँ सर जी। सब मास को क्या मैं ये लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? एक स्टेप और आगे बढ़ना था तुम्हें बस। मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। ठीक। अच्छा सर ये नहीं सोच पाए, अगर नहीं सोच पाए तो अब सोच ले। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि सर अब दोनों का मटेरियल सेम है, इसलिए डेंसिटी भी सेम हो गई, क्योंकि मैंने लिखा था ना आखिरी में मटेरियल सेम, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम हो गई। इसका मतलब ये जो डेंसिटी वाला फैक्टर है ये सेम हो गया। तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? सर ये आ गया एरिया अपॉन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आ गया। अब बताओ सर एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सर वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। सर 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये प्रोपोर्शनल कितना आ गया मेरे भाई 3/r के। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि सर dt/dt1 बटे dt/dt2 दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के। दिस इज इक्वल टू r2/r1। बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? बोलो बोलो। क्लियर है? R2/r1 विल बी द आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लो फटाक से, और अगर समझ में आ गया हो तो हार्ट का साइन टाइप करें फटाक से सारे बच्चे। एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, सरफेस एरिया है, ये गलती नहीं करना भाई। ये देख ये स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। सरफेस एरिया में मुझे पता था तू गलती करेगा, इसलिए अगला सवाल फिर से तैयार बैठा है तेरे लिए, ताकि तू सरफेस एरिया को सही से अप्लाई करना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया? सीके लिख लो बेटा जल्दी। हो गया? ठीक है हो गया। तो अब एक काम कर भाई, जल्दी से मेरे को अब ये सवाल करके दिखाओ सारे लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है, सपोज भी है ठीक है 1 क्यूब एंड 1 सॉलिड स्फेयर बोथ हैविंग, ठीक है, सेम टेम्परेचर, सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग, सेम फिनिशिंग सरफेस एंड सेम मटेरियल। ठीक है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ क्यूब, सॉरी रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू आर एंड लेंथ ऑफ क्यूब also equal to r, find ratio of dq by dt, find ratio of rate of fall of temperature। करके दिखाओ सारे बच्चे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कॉपी में लिखो और जल्दी करके दिखाओ। ठीक है, कॉपी में लिखो और जल्दी करके दिखाओ। करो।
बहुत आराम से करना बेटा, इसमें बहुत आराम से वैल्यू पुट करनी है। देख क्यों वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि देख एक क्यूब है और एक गोला है, समझ जा मेरी बात को, दोनों का सरफेस एरिया भी अलग अलग है। देख ऐसा केस है, ऐसा ऐसा, इसका सरफेस एरिया अलग है, इसका सरफेस एरिया अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है। शाबाश। हाँ, dq बाई dt नेट, नेट dq बाई dt नेट, नेट नेट। देख अगर नेट पूछूंगा तो भी वही आंसर है, और जाने वाली पूछूंगा तो भी वही आंसर है ना। शाबाश, आंसर आना शुरू हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिमरन का भी आंसर, आर्यन ने भी सही आंसर निकाल दिया, शाबाश बेटा आर्यन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो सर dq बाई dt नेट, सर ये बताओ सर कितना होगा dq बाई dt, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से बता रहा हूं। dq बाई dt नेट बराबर क्या होगा सर, वो हो जाएगा सर e a सिग्मा t की पावर 4 माइनस ts की पावर 4। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, एरिया पे एरिया के प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो dq बाई dt ऑफ क्यूब अपॉन dq बाई dt ऑफ स्फीयर, सर वो किसके बराबर होगा सर, a1 बाई a2। सर a1 कितना होगा क्यूब का 6r², और a2 कितना होता है 4 पाई r²। ये आ गया 3/2 पाई। बोलो बोलो, मैंने कैपिटल आर लिख दिया यहां पर, ठीक है, इसको स्मॉल आर लिखना है, कैपिटल आर लिख दिया मैंने, स्मॉल आर लिखना है। सर एरिया 6r² क्यों हुआ, मैंने कहा देख भाई ये क्यूब है, अगर इसके बाद टेम्परेचर T है और सराउंडिंग के बाद टेम्परेचर Ts है, यहां से भी उष्मा जाएगी, यहां से भी उष्मा जाएगी, नीचे से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया सर, ये होता है L², 6L²। क्लियर है, ओके ठीक, 3/2 पाई। ठीक, वही अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग आपसे पूछूं तो आप सीधा बोलोगे सर रेट ऑफ कूलिंग, अभी हमने देखा था सर dt बाई dt, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, सर ये होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 बटे ms। मैं ये फॉर्मूले बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए सब। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर dt बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है, अरे सर वही जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, सर ई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सर ये है एरिया अपॉन मास के प्रोपोर्शनल। मैंने कहा ठीक है, एरिया अपॉन मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको पता चल गया dt बाई dt किसके प्रोपोर्शनल है, बोले सर ये प्रोपोर्शनल है एरिया अपॉन वॉल्यूम के। बहुत आराम से उठाना है इसके बाद आपको, ध्यान से देखो कैसे, बोले सर dt बाई dt 1 मतलब किसको मान लो, ऊपर क्यूब को मान लो, बटे dt बाई dt स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे सर, a1 बाई a2 इंटू b2 बाई b1, ये लिखना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो इसको हटाओ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर एरिया ऑफ क्यूब, नहीं यार ये रहने देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा सर, एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, एरिया ऑफ क्यूब का एरिया 6r² बटे एरिया ऑफ इसका 4 पाई r² इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r3। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज r3, ये है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देख कितनी प्यारी मैथ निकल के आ रही है,
कैलकुलेट करके आंसर आ गया 2। देख 4 पाई कैंसिल आउट, आर क्यू कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 को 6 बार मारा 2 बार, सो योर आंसर इज 2:1। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर है भैया? ओके बंधु, पक्का? मैं आगे बढ़ जाऊं? है बस एक क्लास एक क्वेश्चन और दे दूं, बस आखिरी क्वेश्चन, चलते चलते एक बहुत आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बस बहुत ही बढ़िया, काफी सारे बच्चों का ये आंसर सही था। बस एक क्वेश्चन और करके दिखा दे तू, फिर मैं चल रहा हूं, फिर आज की क्लास छोड़ देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना, अगर उसने केवल dq बाई dt रेट ऑफ रेडिएशन पूछा है ना, तो समझ जाना केवल जाने वाली ऊष्मा कह रहा है। आरी बात, अगर केवल उसने एक लैंग्वेज का सवाल दे रहा हूं मैं, ध्यान से देख, ठीक, देखो, इफ रेट ऑफ हीट रेडिएशन ठीक है, बाई ए बॉडी एट टेम्परेचर, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस इज 100 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब समझ जाना, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, ये जाने वाली है, नेट नहीं है, नेट नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, फाइंड रेट ऑफ हीट रेडिएशन बाय दिस बॉडी इफ इट्स टेम्परेचर बिकम डबल। डबल का मतलब कितना हो गया? अब टेम्परेचर कितना हो गया? 3 दूनी 6, ये 546 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन जल्दी से करके दिखाओ सारे बच्चे। जल्दी से प्लीज। पिज्जा, अबे पिज्जा खाना है वो, तू सवाल कर भाई। हाँ जल्दी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं क्लास को छोड़ रहा हूं। आज मैं आपकी क्लास बेटा पूरे 50 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं, 50 मिनट मैंने कम पढ़ाया। फ्यूचर में कभी 50, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फ्यूचर में कभी 50 मिनट का सपोर्ट कर देना आप, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला कि सर ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू होती है कि, हाँ बेटा, सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू की पावर -8 एसआई सिस्टम में। लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एडवांस वाले सिग्मा की वैल्यू गिवन करते हैं, चाहो तो सिग्मा की वैल्यू लिख लेना। सिग्मा की वैल्यू ये होती है एसआई सिस्टम में 5.67 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है? एडवांस वाले हमेशा इसकी वैल्यू गिवन करते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। बोलो 1600 यार, जीरो कैसे आंसर दे सकते? जीरो कैसे आंसर दे रहा है यार तू? ये टेम्परेचर है उसके पास, हाँ टेम्परेचर है उसके पास, और अगर टेम्परेचर है बाबू तो इसका मतलब जीरो कैसे हो सकता है? सर वो कह रहा है केवल dq बाई dt जाने वाली, dq बाई dt क्या होगा मेरे भाई? सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4। मैंने कहा ठीक है सर, इसकी वैल्यू कितनी है अभी? 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड है, ठीक है भाई साहब। सर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया? टी को कर दिया 2t। मैंने कहा ठीक है, टी को 2t कर दिया तो सर ये dq बाई dt कितने टाइम्स हो जाएगा? सर टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 है का मतलब 2 दूनी 4, सर 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। 16 टाइम्स का मतलब हो गया 1600 जूल पर सेकेंड। क्लियर है? सारे बच्चों ने आंसर सही कर दिया बेटा। आई होप आपको इसमें इस फॉर्मूलेज में आपको अब समझ में आ गया होगा। मैं आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है? और जो है थोड़ी आज की क्लास थोड़ी कम रही क्योंकि मैं बहुत तेज चक्कर आ रहा है, ठीक है? आई होप आप इस चीज को समझे होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही कम समय में सारी चीजें समझ ली। यही चीज समझाने में कभी कभी किसी बैच में 2-2 घंटे लग जाते हैं, आपने ये चीज बड़े ही आराम से 1.25 घंटे में बढ़िया तरीके से समझ ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे कल की क्लास में। मेथड 2 मैं कल की क्लास में बताऊंगा, आप सुकून से, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सा सर ज्यादा तेज घूम रहा है, कल ही बताऊंगा मेथड 2, ठीक है? कोई बात नहीं, इतनी इंतजार किया है आपने तो थोड़ा इंतजार और कर लो, ठीक है? इंतजार पेशेंस थोड़ा और रख लो, ठीक है? तो कल और मजा आएगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? तो भाई साहब वो क्या कह रहा है और ये गलत है, और ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ये गलत है।
ठीक है, समझ गया, तू माहौल को समझ गया, कह रहा बी केयरफुल। ठीक है, हाँ बेटा ये गलत है। बोले सर गलत क्यों है? मैंने कहा गलत इसलिए है बाबू, गलत इसलिए है, ध्यान से देखो, गलत इसलिए है क्योंकि यहां गलत हो गया। कुछ बच्चे तो क्लास छोड़ के चले गए होंगे अभी। ठीक है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, टेम्परेचर केल्विन में होना है। कह रहा नोट्स खराब हो गए। बेटा नोट्स खराब नहीं हुए हैं, तुझे नोट्स तुझे गलती से बचाने के लिए तैयार हो गए हैं। बेटा गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आप बोलोगे कि सर इनिशियल टेम्परेचर कितना है, बोले 273 डिग्री सेल्सियस, का मतलब हो गया सर 273 प्लस 273 बराबर 546 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी 546 केल्विन। सर टेम्परेचर को केल्विन में होना है, और टी फाइनल कितना हो गया? सर टी फाइनल उसने बोला 546 डिग्री सेल्सियस है, जिसको मैं लिख सकता हूं 546 प्लस 273, जो कि जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ गया 9, यह आ गया 1, यह आ गया 819 केल्विन। केल्विन में लिखना है। कह रहा ये चीटिंग है बेटा, ये धप्पा हो गया है, चीटिंग नहीं हुआ, धप्पा हो गया है, धप्पा। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ओके। तो दैट मीन्स आप यहां से बोलोगे कि सर dq बाई डी टी 2 बटे dq बाई डी टी 1 बराबर हो जाएगा T2 बाई T1 की पावर 4। यहां तक तो सही पहुंच गया तू, लेकिन T2 डबल नहीं है। T2 कितना है? 819, और T1 कितना है? 546 की पावर 4। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, dq बाई डी टी 2 बटे dq बाई डी टी 1 कितना है? 100 बराबर हो जाएगा, सर इसको काट दो सर, 273 से, यह आ जाएगा 3 बटे 2 की पावर 4। दैट मीन्स dq बाई डी टी 2 बराबर निकल के आ जाएगा कितना सर? 100 गुणे में सर ये आ जाएगा 81 बटे 16। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 81 अपॉन 46 टाइम्स हो जाएगा। यस, क्लियर है? ठीक है, चल जाते जाते धप्पा लग गया तुझे, ये अच्छा हुआ। ठीक है ना? चलो आज की क्लास बेटा यहीं पे छोड़ता हूं मैं, तुम्हारा मेथड नंबर 2 वगैरह मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा सर बहुत तेज घूम रहा है मेरा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर सारी बातें समझ में आ गई हूं आज के लेक्चर में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है दिस इज नॉट माई बेस्ट। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि अगर मेरा सर नहीं घूम रहा होता तो शायद मैं और जो है बेटर तरीके से आपको ये सारी चीजें बताता, लेकिन क्लास कैंसिल कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो लेकिन अगर हाँ, अगर इसमें आपको समझ में आ गया, सब मजा आ गया, हर एक चीज समझ में आ गया, तो फिर मैं समझ गया कि भाई चलो ठीक है, आपने ये चीज समझ लिया है। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जो भी मैं होमवर्क दूंगा बेटा, वो होमवर्क आप जरूर कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।